नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज आपने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। यहाँ पर वो पत्रकारों की बातों का जवाब दे रहे थे और उन्होंने जिस बात का वो बार बार जिक्र कर रहे थे कि वो ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। तो ये बातें कई दिनों से कर रहे थे। पहले उन्होंने जैसे कि सेंट्रल बेंगलुरु की लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट महादेवपुरा के बारे में खुलासा किया था कि वहाँ 1 लाख से ज़्यादा वोटों की 1,250 या 25 ऐसा कुछ उन्होंने संख्या बताई थी कि इतने वोट जो हैं उनकी चोरी हुई थी, यानी इन वोटों को कहीं बढ़ाया गया तो कहीं डिलीट किया गया। तो इस प्रकार यानी ये डिलीशन किया गया। तो ये दो तरीके हैं भाजपा के पास, और जिसकी वो बार बार जिक्र कर रहे थे कि जो ज्ञानेश कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, वो इन वोट चोरों की मदद कर रहे हैं, ये उनके सरपरस्त हैं। तो इस प्रकार का वो आरोप लगा रहे थे। हालांकि आरोप नहीं, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल पुख्ता सबूत है। हमने बिल्कुल 2023 के अंदर जब चुनाव हुए थे उसी के बाद ही हमें संदेह हो गया था, हमें पता चल गया था कि यहाँ वोट चोरी हुई है, और उसके बाद हमने जांच गुप्त रूप से शुरू कर दी थी, जिसके अभी परिणाम हम आपको बता रहे हैं, आपके सामने वो रख रहे हैं। तो पहले उन्होंने एटम बम का बात किया था कि एटम बम हम फोड़ेंगे, और उसके बाद अब जैसे ही नजदीक आए हैं बिहार राज्य के विधानसभा चुनाव, और उससे पहले उन्होंने कई सभाओं में अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी उन्होंने यही बात कही कि अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और उस बात का आज उन्होंने, पहले तो उनका ये मतलब था कि वो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन पर ये हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ कांग्रेसी लीडरों ने, समझदारों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया होगा, मना कर दिया होगा कि क्योंकि प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका सम्मान है, सभी उन्हें जन्म दिवस पर बधाई देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस प्रकार की कोई बात की जाएगी तो ये सरासर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक होगा। तो इसलिए उन्होंने एक दिन विलय कर दिया। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बात का पूरी तरह से खुलासा किया और कटघरे में पूरी तरह से यानी 100% चुनाव आयोग पर आरोप ही नहीं, उन्होंने सबूतों के साथ खुलासा किया कि जो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने बिल्कुल धांधली करवाई है उनकी सरपरस्ती के अंदर। जो वोट चोर हैं, यानी आप समझ सकते हैं भाजपा जहां जहां जीती उन्होंने बाकायदा नाम भी बताए हैं। हरियाणा के अंदर भी इसी प्रकार का हुआ और महाराष्ट्र के अंदर भी इसी प्रकार कोशिश की गई, और हाँ, पूरी तरह से ये खेल किया गया वोट चोरी का, और जिसमें भाजपा को सफलता मिली। यानी 5-7 10 हजार 20 हजार की इसी प्रकार घपलेबाजी की गई, वोट चोरी की गई। तभी जो है कांग्रेस और उसका जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, विधायक थे, प्रत्याशी थे, चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और देश के लिए अगर अभी और बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस प्रकार वोट चोरी करके कोई पार्टी सत्ता में आती है तो ये संविधान कहाँ, डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी देश के अंदर? लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है, ये तो तानाशाही गुंडा राज हो गया, जंगल राज हो गया। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल जो संवैधानिक संस्थाएं उन पर भी आरोप लगाया कि मैंने जो खुलासा करना था, मैंने जो हाइड्रोजन विस्फोट करना था, बम विस्फोट करना था, वो मैंने कर दिया, मैंने ये बात बता दी है, मैंने देश की जनता के सामने ये बातें रख दी है। लेकिन मैं इसके लिए मैं कैसे रक्षा कर सकता हूँ? रक्षा करने के लिए ये कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो इस पर काम करें, वो खुलासा करें। चुनाव आयोग जो है वो कटघरे में है, उसकी जांच की जाए। जहां जहां भी उन्होंने वोट चोरी किया है, हेरा फेरी की है, तो ये तो एक जांच का विषय है। तो वो मैं तो जांच कर नहीं सकता, ये तो संस्थाएं हैं जो जिनकी ड्यूटी है। यानी साफ साफ तौर पर उनका इशारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ था, क्योंकि जो देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसी की जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना। और अब
जैसे जैसे इस प्रकार की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, खुलासे हो रहे हैं वोट चोरी के, तो जाहिर तौर पर संदेह तो भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगती पर जा ही रहा है, क्योंकि 2023 में ही जब इस प्रकार की गड़बड़ी शुरू कर दी थी, उससे पहले पार्लियामेंट के अंदर इसी प्रकार का एक विधेयक पेश किया गया, जो बिल पास हो गया, जिसके अंदर ये व्यवस्था की गई कि चुनाव आयोग जो यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कुछ भी करें, वो होल सोल हैं, वो गड़बड़ी करें, यानी गड़बड़ी का तो नाम क्या लेना था, क्योंकि अगर चुनाव के अंदर किसी प्रकार का कोई सामने निकल कर बात आती है हेरा फेरी की या बेईमानी की, या जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण नहीं करता है, चुनाव आयोग के अंदर कोई गड़बड़ियां त्रुटियां पाई जाती हैं, वो जांच नहीं करता, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जो है सार्वजनिक यानी लोकहित की याचिका, रिट पिटीशन दाखिल कर देता सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, तो उसके विरुद्ध एक्शन हो सकता था। लेकिन 2023 के अंदर क्योंकि एनडीए का बहुमत है, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार का प्रावधान जो है, कानून जो है वो बना दिया है कि 2023 के बाद चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उसके विरुद्ध कोई भी मुकदमा दायर नहीं करेगा। अगर वो रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति हो जाती है उनकी, वो सेवा से बेदखल हो जाते हैं, उसके बाद भी उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता। तो अब मेरे देश के प्यारे नागरिकों, जो अंधभक्त हैं वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन जो भाजपा की विचारधारा को एक्सेप्ट करने वाले हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं मोदी को, उनकी राजनीति को पसंद करते हैं, तो वो जान तो चुके होंगे कि गड़बड़ तो हुई है, लेकिन वो ईमानदारी से देश के लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आगे आए। और इस बात का अब तो खुलासा हो चुका है, या तो जांच की जाए। अब राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर ये कह दिया है कि 7 दिन का यानी 1 सप्ताह का टाइम जो ज्ञानेश कुमार हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उनको समय दिया जाता है। वो या तो जो मैंने आज सवाल खड़ा किया है, मैंने उन पे आरोप लगाए, उसका सीधे से जवाब दें, वरना हम आगे दूसरा कोई रणनीति अपनाएंगे। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो तो यही समझ रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, रिट पिटीशन दाखिल करेंगे इनके विरुद्ध। तो अब जो भाजपा का कुनबा है वो फिर मैदान में आ चुका है। उनका एक ही कहना है कि अगर राहुल गांधी के पास इतने पुख्ता सबूत हैं, आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा के पतली गली निकल जाते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते? तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई दलील नहीं है, ये कोई उनकी बातों का ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। तो ये तो बिल्कुल जनता को गुमराह करने वाली बात है। अगर संविधान के विरुद्ध कोई संस्था काम करती है तो उसके अंदर स्वतः ही वो संस्था जो है, जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आकर सामने आए, वो बताए। क्योंकि जब पिछली बार 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एटम बम फोड़ा था, उस समय तो ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत कर दी थी और उन्होंने 7 दिन का राहुल गांधी को भी समय दिया था कि वो देश से माफी मांगे। वो नागरिकों का अपमान कर रहे हैं, नागरिकों का अपमान वो बता रहे हैं कि वोट चोरी का वो जो आरोप लगा रहे हैं उससे देश के नागरिकों का अपमान हो रहा है। अरे भाई, नागरिकों का कहां से हो गया अपमान? नागरिकों ने तो अपना मतदान किया है, उन्होंने तो वोट डाले हैं, लेकिन उनके वोट वो जहां वोट डाल रहे हैं अपने इच्छित व्यक्ति को जा नहीं रहे हैं, वो वोट कहीं और जा रहे हैं, या वोट डाले ही नहीं जा सकते क्योंकि उनको वोट ही उनका काट दिया गया, हटा दिया गया, जो मतदाता सूची में उनके नाम ही नहीं पाए जाते। अब जो ताजा मामला है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि ये एक तकनीकी इसमें है मसला, इसमें हम पूरी तरह से हमें नहीं जानते, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको सीधे से बताना चाहता हूं कि ये बीएलओ और उसके साथ वोट चोरी करने वाला जो समूह है, भाजपा की तरफ से गठित की गई है टीम में, उनके संपर्क में रहते हैं बीएलओ, और बीएलओ जो है वो अपना काम जो है लीगल तरीके से नहीं कर रहे हैं। यानी ये जो वोट चोरी हो रहे हैं, मतदाता सूचियों के अंदर से वोट जो हटाए जा रहे हैं, इसके पीछे जो मोटे तौर पर आप आसानी से समझ सके, मैं वो एक आपको बात बताना चाहूंगा। मान लो किसी गांव के अंदर
दो धड़े होते हैं, क्योंकि मुख्य जो चुनाव दल हैं, चुनावी दल हैं, पार्टियां हैं, तो उनमें हमें बिल्कुल पता होता है कि कौन कौन सी पार्टी के अंदर टक्कर है। मौजूदा समय के अंदर यानी 2014 के बाद भाजपा और कांग्रेस और यूपी में अलग अलग स्टेट्स जो हैं वहाँ अलग अलग इस प्रकार जो चुनाव मैदान में उतरते हैं प्रत्याशी। तो मुख्य जो चुनावी दल है उनमें भाजपा जो है वो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। अब उनके लिए काम करने वाली जो इनकी आईटी सेल की टीमें हैं या बीएलओ हैं, तो वो बिल्कुल वो मतदाता सूची देखते हैं और उसमें देखते हैं कि ये जो लोग हैं किस वार्ड के रहने वाले हैं, किस मोहल्ले के रहने वाले हैं, वहाँ किस पार्टी का ज़्यादा वोट है, यानी कांग्रेस का वोट ज़्यादा है। तो वहाँ उन जो वहाँ के जो लोग हैं उनकी लिस्ट जो भाजपा वाली देंगे कि इस मोहल्ले के अंदर, इस गली के अंदर, इस वार्ड के अंदर जो है कांग्रेस के वोट अधिक है। अब भाजपा का जो कार्यकर्ता है जो या उनका जो भी आईटी सेल का कोई मेंबर है तो वो बताता है आगे कि यहाँ जो वोट ये वोट जो है ये कांग्रेस के वोट है, कांग्रेस को जाएंगे। तो उनके जो वोटर जो हैं वो काटे गए, उनको हटा दिया गया। और हटाने वाला जो है वो खुद फॉर्म भरता है, वो बताता है कि ये वोट यहाँ नहीं है, ये लोग यहाँ रहते नहीं हैं। तो आगे जो प्रक्रिया है इसकी वोट काटने की वो पूरी कर दी जाती है। अब जब वोट काटने का जो फार्म भरा जाता है, जिस नाम से फार्म भरा जाता है उसका फोन नंबर उस पर घंटी जाएगी, उसका ओटीपी नंबर भी आता है। लेकिन ये सब जब राहुल गांधी का कहना है कि जब हम उन आदमियों से, उन लोगों से मिले कि आपने ये वोट कटवा दिए हैं, आपका ये आ रहा है फोन नंबर, तो उन्होंने कहा कि हमने, आपका नाम भी आ रहा है, फोन नंबर भी आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि हमने बिल्कुल कोई फार्म नहीं भरा, हमने कोई वोट नहीं काटने के लिए कोई प्रार्थना पत्र पेश किया। तो ये इस प्रकार का खेल हुआ है, यानी भाजपा और चुनाव आयोग दोनों की मिलीभगत सामने निकल कर आ रही है। इस बात का राहुल गांधी ने, एलओपी ने, नेता प्रतिपक्ष ने आज खुलासा किया है। अभी और भी वो कहे, उन्होंने बिल्कुल चैलेंज किया, चुनौती दी है ज्ञानेश कुमार को, जिस प्रकार उन्होंने राहुल गांधी से हल्फनामा मांगा था, एफिडेविट मांगा था। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि देश से माफी मांगे। अब नागरिकों का वो अपमान बता रहे, नागरिकों का बिल्कुल अपमान नहीं। नागरिक तो अपना वोट मतदान करना चाहते हैं, लेकिन उनके वोट ही काट दिए जाते हैं, वो वोट डाल ही नहीं सकते। तो इस प्रकार की जो धांधलेबाजी वो सरेआम जो है वो सामने निकल कर आ रही है। और जरा सी भी इंसानियत है देश के लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बचाने की, तो भाजपा के अंदर जो जुड़े लोग हैं, भाजपा के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, उनको सोचना चाहिए। अब मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ है, वहाँ जो युवा पीढ़ी थी उनके अंदर बिल्कुल आक्रोश था, क्योंकि वो बेरोजगार है, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और उन्होंने देखा कि यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ, वहाँ वही प्रधानमंत्री, वही राष्ट्रपति 2-2, 3-3 साल बाद उन्होंने जैसे कोई ठेका उठा रखा है, ठेका ले रखा है, वो बार बार वही। तो ये जो भ्रष्टाचार और नौकरियां और जो राजनीति जो बिल्कुल दूषित हो चुकी थी नेपाल की, और इसीलिए वहां जनक्रांति हुई और जनक्रांति के बाद तख्ता पलट हुआ। अब भाजपा की जो केंद्र सरकार है उन्हें भी कहीं ना कहीं इसी बात का डर है। और जो अमित शाह उन्होंने 1974 से लेकर आज तक जितने भी आंदोलन हैं उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानने की कोशिश की है। उन्होंने जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और पुलिस विभाग है उनकी एक जिम्मेदारी लगाई, उन्हें निर्देशित किया है कि आप इनके कारणों को जानने के बारे में पता करें कि उनके पीछे कारण क्या था, और कारण जो ये आंदोलन उनका नेतृत्व कौन सी पार्टी के लोग कर रहे थे, कहाँ ये हुए थे। तो इसका मतलब अब उन्होंने कहा कि इस पर एक नियम यानी कानून बनाया जाएगा कि आंदोलन किन परिस्थितियों में आंदोलन करने की इजाजत, अनुमति दी जाएगी। तो ये तो सरासर शिकंजा कसता जा रहा है। लोकतंत्र जो है, जो आज़ादी है, आम आदमी की आंदोलन करने की, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार हैं, उनको कुचलने की, उन पर शिकंजा कसने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और कल ही मैंने सुना कि जो नई पार्लियामेंट है, जैसा कि नेपाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर और इधर राष्ट्रपति भवन जो श्रीलंका, तो यहाँ तमाम बड़े बड़े जो संस्थान थे सरकारी,
जैसे पार्लियामेंट सांसद है या जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया था। अगर भीड़ जो है वो अंधी हो जाती, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। जैसा कि नेपाल में आपने देखा, जो उप प्रधानमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री, उनको नदी के अंदर दौड़ाया गया। उन्होंने हेलमेट लगा रखा था, उस पर लाठियां बरसाई गई। और इस प्रकार और भी मंत्रियों के साथ एक वहाँ मंत्री के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी घरवाली, उनकी मिसेज, उसकी मैडम, वो भी मारी गई। तो इस प्रकार आंदोलनकारियों के बहुत सारे लोग शिकार हुए। तो अब अमित शाह जी को इस प्रकार का पड़ोसी देश के हालातों को देखते हुए अब डर लगने लगा है। उन्होंने भी पार्लियामेंट के चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी है। बिजली के खंभे और बिजली के तार लगाए जाएंगे, जिनके अंदर 24 घंटे करंट दौड़ेगा, और उन्हें जो भी जरा सा भी छू गया तो उसकी जान जा सकती है। तो ये क्यों किया जा रहा है? ये इसीलिए किया जा रहा है कि कहीं ऐसे हालात हिंदुस्तान के अंदर बन जाए तो यहाँ जो युवा लोग हैं वो आकर इसे आग के हवाले ना कर दें। तो इस प्रकार के पुख्ता इंतजाम अभी से किए जा रहे हैं। 1461 करोड़ रुपए का जो पहला टेंडर वो पास हो चुका है, निविदा सूचना जारी कर दी गई है, और हो सकता है अपने ही दोस्तों अडानी जैसे लोगों को ये ठेके दिए जाएंगे। फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि इधर साउथ की कोई कंपनी है, उसको ये ठेका दे दिया गया है और काम अभी से शुरू हो चुका है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जिम्मेदारी तो चाहे वो देश के गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है देश के संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। अब लोकतंत्र था तभी तो ये जो आरोपी हैं प्रधानमंत्री खुद 2002 के दंगों के, और जैसा गुजरात के अंदर जेनोसाइड हुआ था, और जो अमित शाह, उन पे भी मर्डर के केस और तड़ीपार की सजा दी गई थी। तो इस प्रकार वो आरोपी हैं, और ऐसे 40 भाजपा के लोग हैं जिन पर बलात्कार के और संगीन धाराओं में केस दर्ज है। तो ऐसे लोग जो हैं, इनको सोचना चाहिए। आप पार्लियामेंट तक पहुंचे, देश का कोई प्रधानमंत्री बना, कोई गृह मंत्री बना, कोई वित्त मंत्री बना, कोई विदेश मंत्री बना, इस प्रकार और बहुत बड़े बड़े पदों पर विराजमान है। तो इन पर देश के लोकतंत्र को बचाने की, देश को आगे बढ़ाने की, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इन चीजों को देखते हुए इन्हें स्वतः ही ये सोच लेना चाहिए कि स्वतंत्र लोकतंत्र कितना हमारे लिए जरूरी है। लोकतंत्र नहीं होता अगर इसी प्रकार, जिस प्रकार ये कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के और बहुत सारे आरोप लगाते हैं, अगर इन बातों में 50% भी सच्चाई होती तो मोदी जी और अमित शाह जैसे और बहुत सारे लोग ये दिल्ली की गद्दी तक नहीं पहुंच पाते। जिस प्रकार ये इनकी जो कार्यशैली है इसी प्रकार की कांग्रेस की तब से रहती, तो हो सकता है आज तक देश के अंदर क्रांति आ चुकी होती और तख्ता पलट ही होता। लेकिन जिस प्रकार अमित शाह ने 1974 के बाद आंदोलनों की जो जांच पड़ताल शुरू कर दी है, तो सबसे पहले तो ये बताएं, जो 2011 के अंदर आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का और इधर अरविंद केजरीवाल का, बाबा रामदेव का, तो इनके पीछे कौन सी शक्तियां थी? कौन इन्हें इतना ये फंडिंग कर रहा था? ये सबको मालूम है कि ये गुजरात लॉबी जो ये इन्हें फंडिंग कर रही थी। तो कटघरे में अगर इस प्रकार की जांच होती है, अब रूल बनाए जा रहे हैं, तो रूल तो इन्होंने भी गड़बड़ की थी, फंडिंग की थी, तभी तक सत्ता में आएगी भाजपा के लोग 2014 के अंदर। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। और आप अब देखें ये राहुल गांधी का वीडियो। वोट चोरी का पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं, और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं।
हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी हैं बबीता जी, यहां हैं सूर्यकांत जी, यहां हैं। आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे।
सूर्यकांत जी, बबीता जी, इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। यह देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, ओके, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटक का सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई।
मार्च 25 में, आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो सवाल उठता है, यह है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। अच्छा, यह सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, यह अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो, और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। थैंक यू।